तो ये जो वर्ण जाति, ये तो शास्त्र के कुछ शब्द हैं, और उसमें व्यवहार में हमको जो दिख रहा है वो क्या है, उसको बिरादरी कहते हैं ये लोग। शास्त्रीय शब्दों में उसको ज्ञाति कहेंगे जी। तो इस ज्ञातियों की एक तो व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था हुआ करती होगी। अभी वर्तमान में वो एक छिन्न भिन्न अवस्था में है, दुरावस्था में है जी। यानी ज्ञाति नाम की अभी व्यवस्था नहीं है, एक अवशेष है जी। तो समाज अब न तो ज्ञातियों की मर्यादाओं से संचालित हो रहा है, न ज्ञातियों के जो आपका अर्थ संचालित नहीं हो रहा है, अर्थात न तो वो व्यवसाय में है बंधे हुए। व्यवसायों की तो बात छोड़िए, उसमें अंदर वो ज्ञातियों में जो उसमें जो उनके विवादों को सुलझाने की जो व्यवस्थाएं थी या कुछ मर्यादाएं थी, हाँ, कि ये इस प्रकार से व्यवहार करेंगे, इस प्रकार से ये कर, उनके लिए अनुमत है, ये प्रतिषिद्ध है, ये प्रत्येक ज्ञाति के लिए ऐसा कुछ हुआ करता था। तो बस वर्तमान में ये सब कुछ जो है वो मनमाना सा चल रहा है और पिक एंड चूज चलता है, अर्थात जहाँ अनुकूल लगता है वहाँ उठा लेते हैं, प्रतिकूल लगता है तो छोड़ देते हैं, और इसमें कोई सार्वजनीन ऐसा कुछ नियम जैसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। एक रूपता इसमें कुछ नहीं है, सदैव सतत जो इसमें जो है छिद्र होते रहते हैं। तो एक ही ऐसा है जो एक निश्चित रूप से है कि वो जो शासन के द्वारा जो उसके जो व्यवस्था है उसी की मान्यता है, उसी में बल है, बाकी अब सब जो है चोरी छुपी से चल रहा है एक प्रकार से। जैसे कि हर ज्ञाति का कोई प्रमुख होता था और उसकी बात सबको मानना पड़ती थी। तो हम भी अलग अलग जैसे राज्यों में रहे, गुजरात में रहे, कुछ मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में इत्यादि। तो हमने सर्वत्र ही देखा कि अब विवादों में गांव में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी बात सभी लोग मान्य, जो सर्वमान्य हो या जो प्रमाण करे। जी हाँ, उभय पक्ष जो है उसको प्रमाण करके वहाँ निपटारा हो या इस प्रकार से कोई नहीं ऐसा है। प्रधान कोई या नहीं फिर है। अब कोई मर्यादाओं को बहुत सम्मान दे करके उसका अनुसरण कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। सर्वत्र ही कर रहे हैं, दिखा थोड़ा बहुत चल रहा है, जहाँ नहीं मन हुआ वहाँ छोड़ भी दिया, इसी प्रकार से। और निरंतर परिवर्तन पहले से भी हुए होंगे, परंतु पहले परिवर्तनों की एक तो गति और उसकी हमारी प्रवृत्ति, हम परिवर्तन चाह करके कर रहे होते हैं, और एक तो होता है कि परिवर्तन अपने आप हो ही जाते हैं अगत्या, है ना। तो वर्तमान में तो हम चाह करके भी बहुत सारे परिवर्तन, और शासन और ये जो भी इनके जो सोशल साइंसेस और स्कूल में बच्चे जाते हैं, वहाँ जो भी पढ़ाई होती है, और ये जो मीडिया है इसके द्वारा भी जो, तो निरंतर ये बात कही जा रही है कि ये इसको हमको हटाना है। तो ये सब हम इगैलिटेरियन स्टेट की तरफ जाने का ही प्रयास चल रहा है। तो अब उसमें बात आपकी ये चल रही है कि ये जो फिर इनमें जो द्वेष, हाँ, वैमनस्य, अविश्वास या ये एक प्रकार से किसी लोगों में इन संज्ञाओं को लेकर के, ये कल्पनाओं को लेकर के, ये जो परिकल्पनाएं हैं कि भाई ये अमुक ऐसी बिरादरी थी तो उसने ऐसा किया। तो अब इसमें पहली बात तो मैं ये करूं कि यदि तो इसको प्रकृति के सापेक्ष से यदि हमको देखना है या आधुनिक लॉ की दृष्टि से भी हम देखते हैं, तो इसमें एक ग्रुप इज नॉट कंसिडर्ड एन एक्टर। आप क्लब नहीं कर सकते, ग्रुप इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्टर, मतलब कर्ता, कोई भी क्रिया का कर्तृत्व जो है वो किसी ग्रुप में नहीं मान सकते। न तो आप उसका श्रेय उसको दे सकते हैं, ना आप उसका दंड दे सकते हैं किसी को, एक ग्रुप को। ग्रुप इज ए नॉन, मतलब वो एक, इसमें शायद ये लोग ये जो लॉ की जो विधा है
वो अच्छे से इसको समझा पाएंगे कि उसमें इट्स अ नॉन लीगल एंटिटी, आप उसको ट्राई नहीं कर सकते, किसी ग्रुप को आप नेम नहीं कर सकते कि इस ग्रुप ने ऐसे किया और इसको दंड दिया जाए, ऐसा ग्रुप को दंड दिया जाए ऐसा कोई संभावना नहीं है, इंडिविजुअल। तो ये विषय शास्त्र में भी आता है और उसमें ऐसा ही कहा गया है कि केवल कर्ता को ही दोष लगता है। गुण दोष जो होता है वो केवल कर्ता व्यक्ति को होता है, समुदाय को नहीं होता है जी। तो पहले अंग्रेजों के शासन में ऐसे हुआ था कि पूरी की पूरी किसी ज्ञाति को आपने जो है उसको ऐसा टारगेट करके उसको घोषित कर दिया कि ये डकैत, ये कम्युनिटी डकैत कम्युनिटी है तो सबके ऊपर टैक्स लगा दो, ऐसा करते थे वो। तो ऐसा भी जैसे गांव के लिए ऊपर आप दंड लगा दो कि ये गांव उद्दंड है तो इसको जो है आप इसको वश करना है आपको। तो ऐसे प्रवृत्ति पहले हुई है, परंतु वर्तमान तो का धर्मशास्त्र में भी ऐसी ही स्थिति है और आधुनिक लॉ में भी ऐसा ही है कि आप व्यक्ति को ही उत्तरदायी समझते हैं गुण और दोष का। परंतु फिर भी इसको भी हम नहीं ठुकरा सकते कि मास के रूप में भी कुछ एक्टिविटी होती है। जैसे ये जो लूटिंग आर्सनिंग होता है तो उस समय में वो मास एक्टिविटी होती है। तो वो जो मास एक्टिविटी नहीं होती ऐसा भी कहना मेरे ख्याल से नहीं बनता। परंतु वर्तमान लॉ में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे आप मास को मतलब किसी समुदाय को आप विषय बना सकें। पर फिर भी ये जो रिटोरिक चलता है, ये जो चाहे विद्वेष फैलाने की वाली बात होती है, आक्रोश करने वाली बात होती है और या उसका प्रत्याक्षेप भी करते हैं, तो उस सब में ये तो मान के चला जा रहा है कि ये कोई एक ग्रुप जैसी एंटिटी मानी जाएगी, है ना। और उस सब को हम मन में रख करके ही बात करेंगे कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, उन्होंने न्याय संगत व्यवहार किया या अन्याय किया, है ना, पक्षपात किया या इस प्रकार से जो भी कहेंगे हम ग्रुप के लिए ही बोल रहे हैं ना। आपका भी यही प्रश्न था जी। तो वर्तमान में भी यदि हम उसी ये जो लोक रीति है उसी का अनुसरण करें और उसका अनुवर्तन करते हुए मैं कहूँ कि अभी जैसे कुछ ग्रुप्स के प्रति आक्रोश है उनके हृदय में, हाँ। जैसे उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि जैसे मान लो अब दलित संज्ञा भी एक बड़ी बहुत ही व्यापक हो गई है तो उसको भी समझना बड़ा मुश्किल है, उसमें भी पिन पॉइंट करना बड़ा कठिन हो जाएगा क्योंकि उसमें भी इतने सारे वर्ग इसमें सम्मिलित हो जाते हैं कि परस्पर भी उनकी क्या स्थिति होगी वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो एकदम साक्षात उदाहरण में लूँ तो मान लो कि हमारे जहाँ अभी हम जैसे वर्तमान में हैं, है ना, तो ये पूर्वांचल है, ठीक है। तो ये इस पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी जनपद में हम जैसे अभी वर्तमान में उपस्थित है तो उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में जैसे जो ज्ञातियाँ हैं तो उसमें एक जैसे ये एक चर्मकार नाम से प्रसिद्ध एक जाति है ये, है ना, तो लोक भाषा में उसको चमार भी कह देते हैं। और वर्तमान में वो संज्ञा जो है वो उसको काफ़ी उस संज्ञा का प्रयोग जो है वो अप्रिय सा हो गया है ना। तो लोग उसके बदले में अभी कुछ न कुछ नई संज्ञाओं को उसका प्रयोग करते हैं उसके लिए, जैसे कह देंगे हरिजन, ऐसा कह देंगे। अब हरिजन शब्द में भी बहुत सारा वर्ग हो जाता है तो उसके लिए रविदास, ऐसा एक नया शब्द हम इधर सुन रहे हैं कि ये रविदास समुदाय है, वो अपने लिए भी ऐसा। अब उस शब्द का, पहले वाले शब्द का प्रयोग कुछ लोग पुराने लोग कर लेते हैं तो वो ऐसा अब न करके वो अब अपने आप को कह देंगे कि हम रविदासी है। और सामने एक जैसे दूसरा एक वर्ग होता था उसको पहले कभी अहीर भी कहते थे, आज उसको अभी शब्दांतर कर लेंगे उसको यादव समुदाय उसको कहा जाता है। तो अब ये हम देखते हैं कि एक यादव एक वर्ग है और एक हरिजन वर्ग है हमारे सामने, जैसे और भी ऐसे ही और भी वर्ग हम इसमें देखते हैं।
एक कुर्मी वर्ग है यहाँ पर, है ना, एक इधर अपने पास वनवासी है, एक तरफ अपने कुछ ब्राह्मण नाम से एक वर्ग है, और एक गिरी महंत लोग, उनका एक वर्ग है अपने पास, फिर एक पटेल एक वर्ग है, और एक बाबू साहब ठाकुर। तो ऐसे 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 वर्गों में हम लोग अभी हम देख रहे हैं, अभी वर्तमान में हम इन वर्गों को देखते हैं। और इन वर्गों में फिर प्रॉक्सिमिटीज़ है ना, नज़दीकियाँ होती है एक दूसरे के साथ, जिससे किनशिप बनती है, और इस कारण से फिर उसमें वो कर्तृत्व वाली बात आती है। और फिर उसमें जब जो ये आक्रोश और विद्वेष की जो बातें हमें जो प्रतीत होती है, वो उसमें फिर उसी कोटि में झलकती है। जैसे कोई मान लो उत्सव है, तो उस समय में वो जब इकट्ठे हो रहे हैं वो सब लोग, उस समय में जो उनकी आपस में जो वार्ता हो रही है, या उनमें जो कथाएं हो रही है, और उसमें जो घोषणाएं कर रहे हैं, और तो इस प्रकार की तब वो समझ में आता है। इसमें यदि हम वो जो राजकारण है, उसमें ये जो चुनाव वगैरह जब होते हैं, या चुनाव के लिए उसमें आधिपत्य जमाने के लिए कुछ लोगों के द्वारा जो कुछ बातें कही जाती है, उसको हम अभी पृथक कर दें, उनको पृथक क्योंकि उसको तो हमें समझना ही है कि वो तो एक प्रकार से वेस्टेड इंटरेस्ट होता है किसी का, तो वो उनकी स्वाभाविक स्थिति है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। परंतु अब ये जो वर्ग, हम ये कह रहे हैं कि इन वर्गों का जो सामाजिक जीवन है, हाँ, और उसमें ये जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, हाँ, हम उसका विश्लेषण हाँ, कर रहे हैं। उसको देख करके हम ये बात, आप आक्रोश और विद्वेष की वाली बात होती है, और अन्याय और शोषण वाली जो बात होती है, तो अब उसमें जो सुनी सुनाई बात की जो प्रवृत्ति है, उसको हमको पृथक करना चाहिए। यानी किसी के कहने से हम कुछ कह रहे हैं, तो उसको हमको पृथक कर लेना चाहिए। हमारा अपना अनुभव जो होता है, या हमारे परिवार में जो उस स्मरण से जो आ रहा होता है, वो एक अलग विषय होता है। मतलब किसी के कहने के मतलब किसी का अभिप्राय, मेरा यहाँ किसी नेता अथवा किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा किसी माध्यम से हमको, मतलब व्यापक माध्यम से हमको यदि कुछ कहा गया है, तो उसको हमें फिल्टर आउट कर दें हम, यदि जो उसमें हम फिर वास्तविकता की तरफ जाए कि वो वास्तव में अपने परिवार से क्या समझ रहा है, या अपने समुदाय में अपना जैसे गांव है उनका, या उनकी जो तो वास्तव में मतलब ये जो एक समूह जब हो करके और कुछ विद्रोह या आक्रोश या विद्वेष ऐसा होता है, परंतु व्यक्ति का अगर हम संबंध देखते हैं एक एक का, तो हम फिर भी पाते हैं कि धरातल पे अभी भी हमें कुछ अंशों में सम्मान वे देते हुए दिखाई देते हैं। नहीं, सब वो मतलब यही मैं कह रहा कि वैसे तो कर्तृत्व तो हम इंडिविजुअल का ही मानते हैं, और लॉ में उसी को एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे। परंतु फिर भी जब इन द डिस्कोर्स हमारा जो ये भी जो हमारा जो वार्ता हो रही है, तो इसके वार्ता के लिए मैं लोकानुवर्तन करते हुए हम इसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, ये इसे वर्ग का भी कुछ एक अस्तित्व है, और समुदाय का अस्तित्व है, और वो समुदाय जो है वो व्यवहार करता है। तो वो एक दूसरे से कुछ उसकी स्मरण, जो पारंपरिक स्मरणों में कुछ उसके ऐसा है कि आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, और हमने आपके साथ ऐसा किया, फिर भी आपने ऐसा किया, इस प्रकार का, हाँ, पैंटर पैंगर्स कहेंगे, हाँ उसको, हाँ, मतलब चाहे क्रोध हो, चाहे उपकृत, मतलब उसमें पॉजिटिव फीलिंग्स भी होंगे, नेगेटिव फीलिंग्स भी होंगे। आप का किसी के प्रति क्रोध होगा कि आपने हमारे प्रति अनुचित व्यवहार किया, या आप ऐसा भी कर सकते कि आपने हमारे से उपकृत मानते होंगे, आप कृतज्ञ हैं कि आपने हमारा उपकार किया, हमारी रक्षा की, हमारे लिए आपने कुछ जब हमारी आवश्यकताएं थी तब आपने उसकी पूर्ति की, तो ऐसा करके भी हो सकता है। तो ऐसे में ये जो मैं अभी जो वर्तमान में साक्षात में जो देख रहा हूँ, तो यदि मैं ऐसा प्रतिज्ञा कर लूँ कि ये जो कहा जा रहा है बाहर से, इसको मैं फिल्टर आउट कर दूँ तो क्या बचता है। तो चूंकि मनुष्य की एक तो जनरेशन तो 25 वर्ष की होती है, और ये 25 वर्ष तो अभी तो ये तो इनको अब अभी जो हम जिन
हम जिस जनरेशन को देख रहे हैं उस जनरेशन में मुझे क्या लग रहा है कि ऐसा भेद तो दिखता है, यानी एक दूसरे से भेद तो लोगों ने उनके हृदय में स्वीकार किया हुआ है। वो मान रहे हैं कि हम अलग है, आप अलग है, मतलब ये समुदाय अलग है, ये समुदाय, और वो उसको एक स्थान भी वो अपने हृदय में दे देते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं तो ठीक ही है आपके लिए, आप ऐसा नहीं कर रहे तो ऐसा करके वो उनको उसके प्रति कोई बहुत उसमें इसलिए कटुता नहीं मुझे प्रतीत होती क्योंकि उससे उनका कुछ बाद नहीं हो रहा होता है, उसमें उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा होता है साक्षात, या उनके किसी अवसर के ऊपर कोई उसके कारण अवरोध नहीं पैदा हुआ होता है। उनके जो पारंपरिक जो परिवेश है, जैसे मान लो यहीं अभी हम जैसे खेती वगैरह, खेती बाड़ी जो चल रही है, इसमें इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। वो एक प्रकार से उसके पीछे एक अवधारणा रहती है, और वो अवधारणा भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्व की है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा समझता है कि मैंने जैसा कर्म किया था वैसा मेरे को फल मिल रहा है, तो मेरे को जो फल मिल रहा है उसमें मुझे क्या आक्रोश करना है, वो तो मुझे भोगना है, वो तो मुझे भोगना है, और मुझे जो कर रहा हूँ मैं वो उसके प्रति मुझे सजग रहना है। ऐसा ये व्यक्ति, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि जब इंडिविजुअल, जब डिस्को आपने जैसे कहा ना, इंडिविजुअल जब हम डायलॉग करते हैं तो इसी भूमिका पे आ जाते हैं वो। जी बिल्कुल। वो जब एक आप आवरण उनको प्रदान करते हैं समूह का, तो वो ये तथाकथित सुनी सुनाई बातें और ये उसमें वो फिर उभर के आ जाता है। तो वो एक कृत्रिम आवरण सा, तो हृदय में पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज ये जो अवस्था है, अगर इतिहास में मतलब इतिहास के द्वारा, किसी साहित्यों के द्वारा या ग्रंथों के द्वारा इसका क्या चित्र आपको प्रतीत होता है? इतिहास में इन समूहों की आपस में स्थिति कैसी रही होगी? इसमें इतिहास देखिए, मैं आपको इसमें ये कहूँ कि एक तो होता है कि ये जो क्लासिकल टेक्स्ट होते हैं, मैं जरा मेरा प्रश्न फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि आपने ये जो एक थॉट एक्सपेरिमेंट में हमने एक मॉडल बताया, तो इसका आदर्श रूप कैसा होगा और इतिहास में वो कैसा था? आज की जो परिस्थिति है उसके बारे में अभी हमने विश्लेषण किया, परंतु इतिहास में वो कैसा था और आदर्श रूप में वो कैसा होगा, तो ये दोनों बताइए। हाँ, ये आपके प्रश्न, तो मैं पहले एक बात कर दूँ आपको, एक मैं जो भी बता रहा था कि ये इतिहास के भी हमको कुछ मतलब ऐसे कालक्षेप बनाने पड़ेंगे जी। कि एक तो होता है जैसे महाभारत आदि जो ग्रंथ है हमारे, तो ग्रंथगत जो साहित्य है जिसको हम स्मृति के रूप में स्वीकार करते हैं, तो ऐसे जो ग्रंथों से जो प्रतीत होने वाला जो कालखंड है, वो स्वयं अपने विषय में घोषणा नहीं करते, वो अपने को हमेशा वो महाभारत कालीन ही बात बताते हैं कि हम कृष्ण द्वैपायन के समकालीन ही बात कर रहे हैं, परंतु फिर भी देख रहे हैं हम कि वो उसके उत्तर काल में ही कुछ हुआ है। परंतु जो ये जो ऐसा भारत के जो अन्य प्रमाणों से जो हमको पता चलते हैं, जैसे भारत में जो बाहर के बहुत सारे लोगों का भी आगमन हुआ है ना, तो जैसे हम कहाँ से हम सुनते हैं, शकों का आगमन हुआ, यवनों का आगमन हुआ, फिर कुषाणों का आगमन हुआ, हूणों का आगमन हुआ, और फिर और भी बाद में फिर कुछ अफगान आए, तुर्क आए, अरब आए होंगे, ऐसे करके कुछ मुग़ल भी आए, तो ऐसा करके बहुत सारे बाहर से जन भारत में आयुधजीवी जो थे, तो ऐसा करके आए और उन्होंने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया,
और जगह जगह पे उनका भी कुछ राज्य भी रहा, और फिर स्थानीय भी उसके में कुछ परिवर्तन हुए। हाँ, तब इस व्यवस्था की तो क्या वो उस समय उसका वर्णन ये साक्षात करते नहीं है। अच्छा। मेरा कहने का अभिप्राय था कि इन ग्रंथों में उस परिस्थिति का ऐसा इदम तया कि भाई हम इसका वर्णन कर रहे हैं, ऐसा करके उसका वर्णन नहीं करते। ठीक। उसका प्रभाव उसमें होगा तो वो हमें अपरोक्ष रूप से तो जैसे उसको कुछ देख करके यात्रियों के इसमें कुछ किसी के उद्धृत होता वृत्तांतों है। में ये लोग अन्य लोग करते हैं, मेरा वो चूंकि मैंने अध्ययन विशेष किया नहीं उसमें, तो मैं एक तरफ से तो जो हमारी अभी की जो ये जो हम देख रहे हैं ये तो दिख ही रहा है, कुछ हमारे गुरुजनों से जो हम बातें सुनते रहे और उनसे जो कुछ थोड़ा बहुत उनके समय में मैंने, हम ये कह सकते हैं कि 50 वर्ष पूर्व का जो समुदाय उसको हम थोड़ा सा उनके संस्मरणों से हम जानते हैं, और उसके फिर एक बड़ा सा एक हमारे लिए अवकाश सा बन जाता है, क्योंकि उसके लिए साहित्य नहीं है, फिर वो फिर अन्य प्रमाणों से लोगों को, और फिर वो आधुनिक लोगों ने बहुत सारा इकट्ठा किया है, उसमें मेरा उसमें कुछ गति कम है, तो फिर सीधे से आता है ये महाभारत आदि पुराण आदि ग्रंथ आ जाते हैं जो ग्रंथ रूप से शास्त्र रूप से व्यवहृत हो रहे हैं, तो वो हमारे सामने आ जाते हैं। बीच के कालावधि में कुछ ये आचार्यों के जो रचनाएं हैं, जैसे शंकराचार्यों की रचना है और इस प्रकार की रचनाएं भी है हमारे पास, और कालिदास आदि जैसे का जो थोड़ा साहित्य है उसका भी हम कर सकते थे, तो प्रयोग थोड़ा सा कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न में मैं ये तो कह सकता हूँ सरसरे रूप से, अभी मैं इतना एक वाक्य बोल करके अब आगे के लिए इसको छोड़े विषय कि बहुत भिन्न तो नहीं होता सब संसार। संसार मनुष्य वही काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष मत्सर आदि से युक्त आज भी है, पहले भी था। उसमें जो धार्मिक मनोभाव, पाप भीरुता, परलोक का जो भय होता है, उसमें चाहे यम के विषय में यम का दंड समझो या जो भी जैसे भी कल्पना कर लें, परंतु उसका एक भय होता है, और ये तो भय होता ही है कि मैं जैसा करूँगा वैसा मुझे भोगना पड़ेगा, तो उसका तो वो एक तो स्वाभाविक भय होता है, सभी मनुष्य को होता ही है। तो ये भी हमेशा से ही रहा है, ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए। और रही बात कि हम परंतु जैसे संक्षिप्त रामायण के जो अंतिम 4 श्लोक हैं, जिसमें यह कहा है कि ब्राह्मण के ऐसा होता था, राजा वैसा होता था, ऐसे कुछ जो एक तो वैश्य धनवान होता था इत्यादि इत्यादि। इसको बोलते स्टीरियोटाइप, इसको कहते हैं ना, मतलब एक आपने एक उस एक विशिष्ट भूमिका में उसको बांध दिया। तो ऐसा आप जब कर पाते हैं, मतलब ऐसा आप वाक्यों में ऐसा मिलेगा आपको, परंतु ये तो है कि मनुष्य तो मनुष्य सुलभता सर्वत्र ही सब कालों में दिखती है, और उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय इनमें भी कुछ फूट वैमनस्य, इसकी भी कोई इसमें उदाहरण मिलते रहते हैं इसमें। ये मैं इन ग्रंथों, ये महाभारत आदि ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। और वैश्य और शूद्र का विवरण बहुत कम होता है। ये इस बात को तो कोई भी अध्ययन करने वाला सहज ही समझ जाएगा कि कथाओं में वैश्य और शूद्र का परामर्श ही बहुत कम होता है, जबकि ये भी सहज ही हम स्वीकार करना चाहिए हम सबको कि उनका वैसे समाज में अस्तित्व जो है उसका प्रतिशत यदि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार से भारतीय ग्रंथों में एक और भी विशेषता है कि बाह्य जो है उनका तो बहुत ही कम परामर्श करते हैं, यानी ये इनकी जो कुछ भी जिसको ये पृथ्वी समझते हैं, ऐसा पृथ्वी ही मान करके उसके विषय में हमेशा वार्ता करते हैं। ये तो बहुत ही असंभव सा ही है कि वो बिल्कुल ही उनको अन्यों का कोई परिचय ही ना हो या कभी संपर्क हुआ ही ना हो, ऐसा तो असंभव है। और थोड़े कहीं कहीं ऐसा जो परामर्श होता है उसमें ऐसा पता चल जाता है कि वो जैसे पल्लवों को चीनों को जानते हैं वो, परंतु फिर भी उनके कथानक में या उनके विषय में ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता। वो जो भी विवरण करे वो अपने ही विषय में, जैसे मतलब जैसे कि मानो कि उनका जो विश्व है वो बड़ा ऐसा
ऐसा सिकुड़ा हुआ सा विश्व प्रतीत होता है उसमें, कि उसी के विषय में वो बात करते रहते हैं। उसका अभिप्राय वहाँ पर यही प्रतीत हो रहा है कि वो चूँकि शिक्षा प्रदत्तत्व उसमें माना गया है, वो मतलब वो एक कुछ सिखाने के लिए वो टेक्स्ट प्रवृत्त हुई है, ऐसा ही उनका अभिप्राय। वो कोई विवरणात्मक ग्रंथ नहीं है केवल, है ना, ऐसा बहुत लोगों ने कहा ही है। तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि वो उसमें क्या करते हैं कि फिर वो ब्राह्मण और क्षत्रिय और इन्हीं का आदर्श रख करके फिर इतरों के लिए भी उसी से उपदेश हो जाएगा। अर्थात ऐसा आपका कहना है कि आज जैसी परिस्थिति हमको दिखाई दे रही है, हाँ। बहुत भिन्न इससे कभी और होगी, ऐसी कल्पना आपको नहीं लगती मनुष्य है? के रूप में। ठीक। और जो स्वाभाविक राग द्वेष ईर्ष्या मत्सर क्रोध इत्यादि लोभ मोह है, तो यह सर्वकालिक होते ही हैं मनुष्य, और इसीलिए फिर जब ये व्यक्ति में सर्वकालिक है तो समुदायों में भी दिखना स्वाभाविक है। तो और भी इसमें वार्ता हमको जो करनी है, उसमें जो एक क्षमता और आकांक्षाओं की जो आपकी बात थी, तो उस क्षमता और आकांक्षाओं में चूँकि हमने तो अभी यहाँ ये सर्वसामंजस्य वाली बात हम करके चल रहे हैं, और हमने यहाँ ये स्वीकार किया हुआ है कि जो इससे जिसका संघर्ष, तो अंतः संघर्ष करने का कोई स्थान हमने इसमें ठीक है। अभी तो नहीं रखा था। अब ये सवाल आता है कि जब स्वाभाविक रूप से यह ईर्ष्या क्रोध मत्सर इत्यादि जो दोष हैं, इनसे हम सब ग्रस्त हैं, तो इनका उपाय आज की परिप्रेक्ष्य में और इस वर्ण व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कैसे कैसे, क्या ये एक जैसा ही है या भिन्न भिन्न है? ठीक है, कुछ इस विषय में बहुत सुंदर प्रश्न प्रकाश होगा, डालिएगा। बहुत सुंदर प्रश्न होगा, इसका हम आगे प्रयास करेंगे इसका विवरण करने का। ठीक है, नमस्कार।